वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। मार्केट डे लो पे आ गई है तो आप चिंतित हो गए होंगे कि अब शायद करेक्शन आ चुकी है, क्या करना है इस करेक्शन में, इसके भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान और आपके फेवरेट डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रेलिगर ब्रोकिंग से जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मेरे साथ मेरी सहयोगी मोहिनी स्टूडियो में शामिल है। रवि जी, पहले तो एक डे लो पे बाजार आ गया है। इट केम इन इमीडिएटली सडन फॉल, तो क्या एक्सपेक्टेड था? और इस करेक्शन में जो हल्की फुल्की सी है, प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे इसे, क्या करना है? देखिए, इस समय मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है चूंकि टॉप पे है, तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट होता है जी। और अगर आज रेट देखी जाए तो लगभग जो रेंज है वो 60 पॉइंट डाउन और 125 पॉइंट अप की यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन फिर भी जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि 24,000 के नीचे अगर ये ट्रेड होना शुरू होता है तो सेल साइड पे जाना चाहिए, नहीं तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे यहाँ पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर जो थोड़ा ज्यादा सेफ ट्रेड मिलेंगे और इंडेक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल सकती है। जी, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल है, थोड़ी बहुत प्रेशर में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद पैनिक मोड, अभी बटन तो नहीं है पैनिक का, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि मार्केट नीचे क्यों है और उनके स्टॉक का क्या हाल है। पहले हम ले लेते हैं मोहित यादव जी का सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास न्यूलैंड लैब पे आपकी राय क्या होगी? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या लेना चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी उतना कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पे तो अभी रुकने की ही राय दूंगा और ये कहूंगा कि अभी इसको फिलहाल बाय करने के लिए ना देखें। थोड़ा सा मार्केट में डिप और मार सकता है, उसके बाद इसको बाय के लिए देखें। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। जी सर गुड आफ्टरनून। अगला सवाल पुनीत जी का आया है। आईआरबी इंफ्रा पर 1300 शेयर है इनके पास 65 रुपए के भाव पर, लेकिन इनका टारगेट शॉर्ट टर्म का है, तो क्या टारगेट होगा? वो शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका। देखिए, शॉर्ट टर्म पे भी अगर देखते हैं तो 72 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन 62 तक का एक बार को यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो पैनिक नहीं होना चाहिए और 62 के स्टॉप लॉस पे थोड़ा और एवरेज करें यहाँ पर, और इमीडिएट टारगेट 68 से 72 तक के देखने को मिलेंगे। इफ़ आई राइटली रिमेंबर रवि जी, आपने कहा था कि आईटी शेयर में आपको अच्छा वैल्यू दिखता है एज फार एज द फंडामेंटल्स आर कंसर्न्ड, और टेक्निकल चार्ट्स पे भी वो अंडर परफॉर्म किए हैं अभी तक। लेकिन हम पिछले 3 सेशंस में देखें तो काफ़ी अच्छा एक मूव हमको आईटी स्पेस में देखने को मिल रहा है। इस समय आईटी में आप क्या बाय कर रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा छोटे स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करने के लिए ज्यादा देखता हूँ, और अगर मैं पूरे आईटी काउंटर को खंगालने की कोशिश करता हूँ तो आज ही मुझे एक स्टॉक जो आईटी से थोड़ा सा लुब्रिकेटिव समझ में आ रहा था वो था यहाँ पर डीसीएक्स इंडिया, जो कि काफी अग्रेसिव है। हालांकि 12% आज बढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और तेजी का माहौल बनेगा और ये एक बार 550 तक के लेवल्स यहाँ पर अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो आईटी सेक्टर से एक ये स्टॉक्स उठा सकते हैं। दूसरे, अगर आईटी सेक्टर की तरफ जाते हैं तो मैं दिग्गज को छोड़ के छोटे मंझोले पे थोड़ा सा ज्यादा बिड करना चाहूंगा, और छोटे मंझोले की तरफ जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जो कि 220-21 रुपए चल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्शन दे सकता है। एनआईटी लिमिटेड जो 108 रुपए चल रहा है ये 120 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो इनको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। सर अभिषेक गुप्ता जी का सवाल आया है एचसीसी पर। एचसीसी पटेल इंजीनियरिंग ईस्टर्न इंडस्ट्री, इनका कहना है कि इनकी रिसर्च के मुताबिक इनमें से कोई भी 2 स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं, और उसके बाद ये आपकी सलाह चाहते हैं कि क्या ये ठीक है अगले 2 सालों के लिए? देखिए, मैं आपको इसमें 2 स्टॉक तो बता सकता हूं मोहिनी जी। ईस्टर को तो बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप इसको करें। पर्सनल फेवरिज्म मत रखिए, नहीं तो खुद प्रमोटर बन जाएंगे और स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा।
एससीसी को अगर आपको याद हो, आपके ही चैनल पे मैंने इसको 32 रुपए से रिकमेंड किया था, 44 पे बहुत दिनों तक खड़ा रहा, 54 का टारगेट आया, अभी मैं बाहर हूं। और अभी भी मैं सबको राय दूंगा, देखिए अभी उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश मत करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, आएगा, लेवल आएंगे 38 रुपीज तक, 38 से 40 रुपीज आ जाएंगे। अगर यहां पर महीने भर तक रुका रहेगा तो बाय करेंगे, कोई ट्रेन मिस होने वाली नहीं है। दूसरा, अगर आप जो दूसरा स्टॉक आपने इंजीनियर इंडिया बोला, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव चल रहा हूं। अगर 240 के नीचे के ट्रेड आने शुरू हो गए तो मैं पूरी तरह से पोर्टफोलियो से एग्जिट करूंगा। करंट लेवल पर अभी फिलहाल होल्ड करके रखा है, लेकिन 272 आते उसमें भी प्रॉफिट बुक करने की राय है। तो फ्रेश एंट्री दोनों साइड पे नहीं बनती, तो ये तीनों स्टॉक पे आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर जाएंगे, जलेंगे, नुकसान होगा, बेटर है दूसरे स्टॉक की तरफ जाएं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप आए हैं पूरा सोल्यूशन ना मिले। फोकस कहां रखना है, बस नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए, रेट ऐसे ही आसपास ही है। पहला एक आईएनडी इंडियन मर्चेंट बैंक है, 52 रुपीज के पास चल रहा है, उसको ले लीजिए, वो अच्छा है, 60-62 रुपए हो जाएगा। दूसरा आप पीटीसी ले लीजिए जो कि 205-6 के पास चल रहा है, थोड़ा अच्छा ज्यादा है। तीसरा एनएचपीसी ले लीजिए जो कि 100 रुपए के पास चल रहा है, 99 के पास चल रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। ये 3 लगाइए, वो 3 से विदाई कर लीजिए। बिल्कुल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, स्वाति मोरे का है। हेलो सर, जैसे आपका नाम है रवि, वैसे ही रवि की तरह आप हमारे पोर्टफोलियो को प्रकाशित करते हैं। कैन यू प्लीज सजेस्ट सम शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए आज ही मैंने लॉन्ग टर्म के 3 से 4 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं मैं, लेकिन फिर भी अभी जो मैंने चर्चा करी उसमें से 2 स्टॉक तो मैंने वैसे ही बता दिया। लॉन्ग टर्म पे एक पीटीसी है जिससे मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छा अट्रैक्शन मिलेगा। दूसरा स्टॉक की बात करें तो यहां पर मैं एनएचपीसी बताया जिसको कि आप लॉन्ग टर्म पे आप लेके चल सकते हैं, 145 तक के रेट देखने को मिलेंगे। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया, करंट लेवल पर आज बाय की राय है, यहां पर आप इसको बाय की सजेशन पे रखें। और चौथे स्टॉक की बात करें तो वो है गेल। तो ये 4 स्टॉक हैं जो कि आगे आने वाले समय के साथ मल्टीबैगर बनते हुए नजर आएंगे। और इनकी खास बात है कि मुझे ये तो नहीं पता मार्केट का डायरेक्शन किस साइड होता है, क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि अगर ये गिरते भी हैं तो मुझे रिवर्सल बहुत जल्दी आता है, तेजी से रिवर्ट कर जाते हैं, ये बेनिफिट यहां पर देखने को मिलता है। पर ये लगता है कि आपको लगाव जो है वो पीएसयू के साथ ही है। देखिए पीएसयूज, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव और हमारे होम मिनिस्टर का लगाव पीएसयूज की तरफ है तो मैं ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड मानता हूं। जब तक मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं मैं पीएसयू पे हूं, अगर पीएसयूज से प्रॉफिट निकल कर दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाऊंगा। तो जिधर हवा का रुख है मैं उधर हूं। बिल्कुल सर, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सुनील मंडल जी का आया है। वो पूछ रहे हैं कि एंजल 1 पर उन्होंने बाय किया हुआ है 2370 पर, प्लीज अपना व्यू बताइए। देखिए फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि एंजल 1 में अभी दुविधा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। अगर आप क्या रेट बताया आपने यहाँ पर बाय का इनका? 2370। सर एक बार को एग्जिट कर जाइए, 10-5 रुपए का लालच मत करिए। ये स्टॉक 2100 के आसपास तक आने की संभावना दिखा रहा है, वहां पर आता है तो फिर बाय करने के लिए सोचेंगे। जी। ये जो सेबी का प्रपोजल है जिसके बेसिस पे आपने इनको सलाह दी कि एग्जिट कर दीजिए, व्हाट डज दिस प्रपोजल रियली मीन? और एक आम निवेशक के लिए ये प्रपोजल क्या वाकई में मायने रखता है? देखिए जो प्रपोजल है वो फिन इन्फ्लुएंसर के लिए है क्योंकि उनकी कमाई हो जाती है, ब्रोकर की कमाई हो जाती है, लेकिन नुकसान हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनकी होता है क्योंकि वो लोग उन फिन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंस जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी आप देखती हैं, एक समझिए, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा है वो अपने व्यूज के लिए नए स्टॉक्स को आप खोलना शुरू कर दीजिए, मल्टी बैगर स्टोरीज बनाइए, जबरदस्ती के उल्टी सीधे न्यूज फैलाइए। इन सब पे कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये एक्शन लिया है। अब आप देखिए, आप यहाँ पर जागरण बिजनेस की इतनी बड़ी टीम है जो कि पीछे से R&D करती है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, फिर एक प्रोग्राम को लेकर आते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर क्या है, उठाया कैमरा और चालू हो गए। उन्होंने कहा कि ये स्टॉक 500% गिर जाएगा, तो बड़ा अट्रैक्शन दिखाई देता है। 500% बढ़ जाएगा तो लोग चमक जाते हैं, सोचते क्यों मैं क्यों नहीं चढ़ रहा हूं, फिर जाके चढ़ते हैं और फिर उसके बाद पोर्टफोलियो साफ हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो व्यूज देते हैं उनसे बचें। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं तो प्लीज फेसबुक और खास तौर से जो इंस्टा पे रील्स आती है ना, वो आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मिलती हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, तो उनसे दूर रहिए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये समझना शायद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल सिर्फ इंस्टा पे नहीं, आजकल व्हाट्सएप पे भी ये इस टाइप के इन्फ्लुएंसर और जो इस टाइप के लोग हैं वो लोगों को ऐड करके स्टॉक रिकमेंडेशंस देने लगे हैं। सर अगला सवाल तभी सभी ये सेबी इस तरीके के एक्शंस ले रहा है और आप हाल फिलहाल में तो हमने बहुत से ऐसे चीजें देखी है जो कि सेबी ने हिस्टोरिकली यहाँ पर चीजें ली हैं और उसका फायदा जरूर मुझे लगता है आम मिनिस्टर को मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगला सवाल उज्जीवन फाइनेंस बैंक पर है। 10 रुपए पर इन्होंने 1100 शेयर लिए थे, एचबीएल पावर के 87 रुपए पर 100 शेयर लिए थे और जे कुमार इंफ्रा के 200 रुपए पर 100 शेयर लिए हुए हैं। अब बेचने की कोई जल्दी नहीं है, होल्ड कर सकते हैं 2 साल के लिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए फिलहाल अगर मैं इस समय अगर इस स्टॉक को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चढ़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम तो आपको मिलेगा। तो अभी आपको जे कुमार इंफ्रा में यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, लेकिन इसके अपडेट के लिए 1-2 हफ्ते में अपडेट वापस से आप एक बार को मैसेज करके जरूर लें, क्योंकि अपसाइड में जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड ही मूवमेंट है और मुझे लगता है उसका थोड़ा फायदा उठाया जा सकता है। दीपक का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, प्लीज गिव योर एडवाइस ऑन जोमैटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कैन वी मेक इन्वेस्टमेंट एट करंट लेवल्स? आपकी ओपिनियन इज हाईली रिक्वायर्ड। देखिए पहली बात है जोमेटो में तो मैंने लोगों को कहा है कि इस समय जो 200 रुपए के आसपास के रेट है ना, इस पे आप कर लीजिए प्रॉफिट बुक, क्योंकि 206 208 ये आपके प्रॉफिट बुक करने के, ना कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब प्रॉफिट बुक करिए उसके साथ जोमेटो पे ऑर्डर करिए और थोड़ा सा मस्त खाना खाइए, थोड़ा फैमिली को खिलाइए, एंटरटेन होइए, एंजॉय करिए जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है 180 का वेट करें, उन लेवल्स पर आता है तो बाय करें। और दूसरा स्टॉक जियो फाइनेंशियल। देखिए इस समय अगर जियो फाइनेंशियल को देखते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक तो काफी अच्छा है और थोड़ा सा आपने मोमेंटम इस बीच में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 के आसपास अगर यहाँ पर रहते हैं तो आपको फ्रेश एक इन्वेस्टमेंट करने की राय यहाँ पर मिल सकती है। 380 तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर थोड़ा ऐड कर सकते हैं और 340 350 340 से 2 लेवल्स हैं जिन पे ऐड करना चाहिए। टारगेट होगा 380 रुपए और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 320 रुपए का। जी सर अगला सवाल मधु जी का आया है, वो पूछ रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट और टेक्समैको रेल, इन दोनों के एंट्री लेवल्स क्या होंगे? देखिए फिलहाल तो अंबुजा सीमेंट में अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अग्रेशन बाइंग यहाँ पर पीछे सीमेंट सेक्टर में देखने को मिली है और 675 और 680 बल्कि आपके माध्यम से कहूंगा नया फ्रेश कॉल जनरेट हो रहा है। इसमें आप बाय कर लीजिए करंट लेवल पर 685 से 675 के बीच में, स्टॉप लॉस रखिए 665 का, टारगेट वापस से 705 रुपए से 720 रुपए का। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अच्छा, तो आप यहां पर इसको लेकर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने टेक्स रेल और टेक्स इंफ्रा। टेक्समैको रेल देखिए इस समय टेक्स मैको रेल को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा बेटर है, मैं टेक्स इंफ्रा ही देख रहा था, वही ज्यादा बेटर है। वैसे टेक्समो भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल अगर आप टेक्स इंफ्रा देखते हैं तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा 140-39 रुपए का होता है ना, पॉकेट में फिट बैठता है। अब टेक्समो देखते हैं तो वो 252 रुपए के पास है, तो पहला प्रेफरेंस वो होगा। दूसरा प्रेफरेंस है 60-40 पे पोजीशन ले सकते हैं। 60-40 का मतलब है 60% टैक्स इंफ्रा, 40% टैक्स रेल। दोनों के टारगेट बता देता हूं, एक का टारगेट है 180 रुपए, टैक्सो का रेल का टारगेट अगर देखते हैं तो 280 रुपए। तो मुझे लगता है दोनों ही स्ट्रांग है, आपको लेना चाहिए। मधु का सवाल है अंबुजा सीमेंट पे, जिसका जवाब आप दे चुके हैं कि अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे आप एंट्री कर सकते हैं फॉर व्हाट इज द टारगेट? 705। तो कब मधु जी आप करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, वही आपका सवाल था। सेजल राउत का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई हैव सीजी पावर एट 525, क्या मैं करंट लेवल पे और ऐड कर सकती हूँ? लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रखते हैं आप? देखिए सीजी पावर थोड़ा सा ओवरबॉट चला गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें अपवर्ड ट्रेंड दिखा है उसके बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को आपको मिलेगी, लेकिन फ्रेश बाय के हिसाब से तो नहीं। आपको दूसरा अगर फ्रेश बाय के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद
700 और 680 के लेवल्स थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो जो पोजीशन है अभी उसी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन 780 आता है तो वापस से आपको जागरण बिजनेस को करना है तंग और पूछना है कि मुझे अब क्या करना है। जी बिल्कुल सर, उसके लिए आपको आना भी पड़ेगा हमारे पास। तो अगला सवाल लेते हैं सत्येंद्र का। इन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए कोई 2-3 सेक्टर पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। सेल और टाटा पावर दोनों 200 शेयर है इनके पास, 1 ईयर के लिए क्या करें? देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। पहला, दूसरा, इस समय आप जो अभी आपने पूछा सेक्टर की बात कर ले, तो देखिए इस समय तो सेक्टर ही सेक्टर की भरमार है। बैंकिंग के से लेकर के पावर और इंफ्रा, इन 3 में तो थीम चली रही है। 2 तो कभी थीम से बाहर ही नहीं होते, उनका नाम है रेलवे और डिफेंस। तो मुझे ऐसा लगता है जब डिप मिले इनमें करेक्शन पे ऐड करते जाइए और टॉप स्टॉक्स को यूज करिए, आपको टॉप स्टॉक में वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अविनाश शर्मा जी का सवाल आया है। रवि सर, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पास गेल इंडिया के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 209। मेरे को कब बेचना है, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए अगर छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते रहना है तो 220-21 के पास भी बुक कर सकते हैं, दोबारा 215 आएगा फिर ले सकते हैं, और अगर नहीं तो इसको छोड़ते रहिए। आप बिलीव करिएगा कि आज से 3 साल बाद हम इसकी चर्चा 350 से ऊपर रेट पे करेंगे और हो सकता है वो और बड़े रेट्स हो। तो यहां पर ये मल्टी बैगर की क्षमता रखता है और भरोसा रखिए। फिलहाल फंडामेंटल काफी दमदार है, प्रॉफिट में कंपनी है, टेक्निकल चार्ट पर भी ब्रेकआउट है, तो बने रहिए। सर बजट और अर्निंग्स को देखते हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो आपकी स्पेशलिटी है, जिसके लिए लोग इतना खुश रहते हैं कि आप उनको ऐसे ऐसे स्टॉक्स देकर जाते हैं जो जल्दी से प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है अच्छा खासा। तो आप ऐसे कुछ स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किए हों अभी? देखिए अभी बजट में तो थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर वादा करता हूं कि अगले हफ्ते तक बजट की सीक्वेंस शुरू हो जाएगी और उन स्टॉक्स में तब तक करेक्शन भी आ जाएगा। और अभी चूंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच बजट के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स की मैंने अभी चर्चा करी, जैसे मैंने आपको अभी NHPC बताया, यहाँ पर गेल बताया, PTC बताया, इन सारे स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं तो वो बजट हो या बजट का इवेंट ना भी हो तो भी आपको ये फायदा देते हुए नजर आए। जी, और सर एक आपके इंटरनेशनल फैन भी आए हैं, इब्राहिम खान। ये सऊदी अरेबिया से इन्होंने आप मैसेज किया, उन्होंने लिखा है वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने क्वेश्चन भी भेजा आपके लिए। मरीन इलेक्ट्रिकल के 93 के भाव पर शेयर खरीदे हुए हैं और पद्मजी पेपर्स के 75 पर। इन दोनों में ही उनको क्या करना है, वो 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं फिलहाल? देखिए फिलहाल तो मरीन में अगर मैं देखता हूं तो 5% का सर्किट लगा हुआ है, और अगर अपसाइड अभी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 200 के आसपास के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 160 का, तो आप इसको यहां पर आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपका है पदम, राइट जी, पदम पेपर्स। आज पेपर स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है ओवरऑल। बिल्कुल, देखिए पेपर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और इसीलिए मैं आज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि क्या ज्यादातर इस तरीके के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर पदम पेपर को देखते हैं तो अभी चलने दीजिए, 150 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पदम को और दोनों को अभी आपको करना चाहिए होल्ड, और यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। जी। सियाराम मीना जी का सवाल है। नमस्ते रवि सर, मेरे पास ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स है 330 एट द रेट ऑफ 305, और उनके पास एक और जो है ओके इट्स ओरिएंट सीमेंट ओनली। 3 बार उन्होंने एक ही सवाल भेजा है, तो ओरिएंट सीमेंट पे आपकी सलाह? देखिए इस समय अगर ओरिएंट सीमेंट को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, लेकिन 280 के आसपास फिर से एक बाय फ्रेश निकल सकता है। स्टॉप लॉस होगा इसका 265 का, और टारगेट वापस देखते हैं तो मुझे लगता है 330 के लेवल्स आते हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। इस तरह से अगर चलना शुरू हो जाए तो थोड़ा बहुत देखिए मार्केट में अगर थोड़ा बहुत निकालते रहेंगे फिर डालते रहेंगे तो आप मार्केट से जुड़े रहेंगे और आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। सर लेकिन इन्होंने खरीदा 305 में, अभी 295 चल रहा है, तो लॉस में है शायद। तो मैंने आपको एवरेज करने का इसीलिए तरीका बताया। देखिए जब इन्होंने 305 पे खरीदा होगा, मुझे उम्मीद है कि
दोबारा पहली बात है कि जब ये 270 से ना सीधा 330 तक भाग के गया, तो होता क्या है कि जब इस तरह से चाल देखते हैं तो लोग टॉप पे पकड़ लेते हैं, बहुत से लोग वो हाई देखते हैं ना तब पकड़ते हैं। हाई के पे कीमत पकड़िए, हाई के बाद जब करेक्शन आ जाए और करेक्शन के बाद जब स्टॉक एक दिन रुक जाए तब दूसरे दिन बाय करिए, देखिए स्टॉक बहुत जबरदस्त चलेगा। तो अभी 290 का 295 का है इन लेवल्स पे थोड़ा एवरेज, दूसरा एवरेज 280 का, और स्टॉप लॉस तब आपको 265 का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वापस 320 के लेवल आएंगे। तो ट्रेड को फंसे हैं, लेकिन फंसने पे क्या है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए और स्ट्रैटेजी पे डटे रहिए जब तक आपके ट्रेड को एग्जीक्यूशन को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है आप निकल जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। एवरेज कर लीजिए 295 चल रहा है, 305 पे लिया, डबल क्वांटिटी कर लेंगे तो 300 रुपए का एवरेज आ जाएगा, 305 और 10 तो ऐसे ही आ जाएंगे। Look at the charts of Nifty, Ravi ji. The markets are back. It is just down 14 points now. So डे लो से एक अच्छी रिकवरी फिर से बाजार में देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी भी 500 अंक से अब करीबन 350 अंक नीचे. Some bit of a recovery in the markets at these levels. Yes. सर देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस समय आपको बोथ साइड ट्रेड करा रही है, तो दोनों साइड में जब तक 24,000 का लेवल नहीं टूटता तब तक कोई मंदी नहीं देखिए। ऊपर में 24,250 आ जाता है तो थोड़ा सा सेल करके चलिए, 24,000 के पास जितना रहेंगे बाय करके चलिए, और बीच बीच में प्रॉफिट लेते रहिए। ये ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से रखें जी। और सर अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो क्या देखते हैं, तो क्या लेवल्स हैं? तब फिर बिना सोचे समझे पुट को बाय कर लीजिए और 23,800 तक का इंतजार करिए। 1-2 दिन में अच्छे खासे लेवल्स मिलेंगे और मोटा प्रॉफिट आप कमाएंगे। बिल्कुल। सर सवाल लेते हैं अगला। संदीप जी का सवाल है बीईएल और हुडको पर, इन दोनों पर ही वो फ्रेश एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए लेवल्स मांग रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बीईएल पर, राइट जी, बीईएल और हुडको। देखिए, अभी हुडको पे मैं तो थोड़ा कर रहा हूं इंतजार, क्योंकि इन लेवल से थोड़ा आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, और चूंकि आपने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की है कि इस लेवल से पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, तो नहीं, अभी नहीं पकड़ने का लेवल है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर वापस बाउंस बैक करेगा तो उन लेवल्स पर वहां पर पकड़ेंगे, यानी कि 3-4% का अभी गैप और है, वो करेक्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको लेते हैं। इससे पहले अगर आप लेंगे तो आपके फंसने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब किन लेवल्स का वेट करें? 277 चल रहा है, 260 के आसपास आता है तो एक बार को दोबारा तंग कर लीजिएगा। उन लेवल्स पर लेंगे। आप जिनके पास है उनके लिए भी बता देता हूं, कर लो यार, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, काफी चल चुका है, ज्यादा चलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर टॉप तो पकड़ोगे नहीं, नुकसान अलग हो जाएगा। दूसरा, बीईएल की बात करें, देखिए बीईएल पे 2 लेवल्स मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। पहला 318 और 14 पे आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा एंट्री का पहला लेवल है 300 रुपए, दूसरा लेवल है 280 रुपए। इन 2 लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ट्रेड बनता है। तब तक जब तक इस जोन में जो 305 और 310 और 312, तब तक नो ट्रेड जोन है, तब तक वेट करिए। रवि जी, 2 स्टॉक्स, एक वोकहार्ट जो कल 20% के अपर सर्किट पर था, आज करीबन 6-7% ऊपर था, लेकिन अब 3-4% बाकी बचा है, लेकिन मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे। और दूसरा हैथवे जो बहुत दिनों के बाद चला है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, पहली बात है, वोकहार्ट की बात करें तो मुझे लगता है ये अभी थोड़ी चाल और दिखाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। 900 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और रही बात हैथवे की, देखिए ये चला है, निकला है, और आप इसको खरीद दीजिए विदा, क्योंकि हो सकता है आपके पास पहला पड़ा हो 20 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, तो बस इसको कर दीजिए नमस्ते, क्योंकि ये स्टॉक वो स्टॉक नहीं है जो आपको कुछ चाल दे जाए। और जो ये खबर वबर के चक्कर में पड़ेंगे तो ये मल्टी बैगर नहीं, आपको मल्टी बैगर जरूर बना देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बचिए, इस स्टॉक को से एक बार निकल जाएगी। अश्विनी जी का सवाल है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रवि सर की राय से प्रॉफिट में है, और पर मेरे पास एक स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, 170 शेयर्स एट 160, क्या करूं? होल्ड कर रखूं या बेच दूं? किस रेट का इन्होंने बताया मैम? मैं थोड़ा मिस कर गया। 160। देखिए, अभी तो फिलहाल होल्ड कर लीजिए, लेकिन आप सर पोर्टफोलियो चमक रहा हो तो ऐसी गलती मत करिए। लेकिन चलिए, स्टॉक थोड़ा रिवर्ट कर रहा है, इसलिए 120 रुपए का 124 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे एक्सचेंजिंग जाता है
तो इससे कर लीजिएगा बाय बाय, और अगर नहीं है तब तक होल्ड करिए, लेकिन आपके रेट पे आने के बाद इस पे करना है एग्जिट, क्योंकि ये इसकी चाल इतनी बड़ी हो नहीं सकती। बल्कि मैंने आपको अभी एक स्टॉक रिकमेंड किया है आईटी सेक्टर से, जिसका नाम है DCX। थोड़ा सा आज बढ़ा हुआ है, 1-2 दिन में अगर करेक्शन आ जाएगा तो वहां पर बदल लीजिएगा, वो ज्यादा तेज चल जाएगा, ये उतना नहीं चल पाएगा, और इस पे एक बार को स्विच करने की राय होगी। लेकिन अगर नहीं स्विच करते हैं तो 120 के नीचे तो मेरा इंतजार भी मत करिएगा, नहीं तो वापस से 80 रुपए पे परेशान होते हुए घूम रहे होंगे और इस शेयर में बड़ा नुकसान हो रहा होगा, तो जरूर कर लीजिएगा। जी सर, एक सवाल है राकेश जी का, ये वही शेयर्स हैं जो आप रिकमेंड करते आए हैं, PFC, REC और BEL पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, इनके लेवल्स बता दीजिए प्लीज। आई गेस ये टारगेट पूछना चाहते हैं। देखिए PFC को तो मैं कहूंगा फिर से पकड़िए, 495, 490, 500 रुपए, 498 चल रहा है, यहां पर लेना है। टारगेट होगा 535 540 रुपए का। स्टॉप लॉस कितना बनता है, वही अपना 475 से 480 रुपए का। दूसरा स्टॉक आपने जो BEL की बात की उसको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मेरे हिसाब से अभी 314 और 318 के आसपास आता है, तो वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एंट्री का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। रही बात REC की, आपने बात करी, देखिए REC में तो क्या ही कहने हैं, जब चलता है तो फिर रुकता नहीं, और जब रुकता है तो फिर चलता नहीं है, और इस समय अभी वो अपनी दौड़ पे है, और जब दौड़ पे है तो पकड़ के रखिए, 580 तक आने दीजिए, उन लेवल्स पर आता है तो फिर एक बार को प्रॉफिट बुक करेंगे, आगे की सोचेंगे कि आगे क्या करना। दिलीप यादव का सवाल है JK टायर्स पे, इनके पास 60 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 529, और मोइल के 60 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 529, सेम प्राइस पे इन्होंने खरीदे हैं। जानना चाहते हैं कि 3 महीने का व्यू रखते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया है, होल्ड करके रखिए। मोइल का टारगेट है 535 रुपए का, और जहां तक JK टायर है वो तो ऑलरेडी अभी सुरमाओं की तरह चल रहा है, तो फिर अभी चलने दीजिए, थोड़ा और बढ़ने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है 5-8% और दे जाएगा। जब वहां पे देगा तो फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे कि निकलना है या नहीं निकलना। लेकिन अभी फिलहाल टायर इंडस्ट्री चमक रही है, तो मेरे हिसाब से चमकाने दीजिए, 480 के आसपास आने दीजिए, फिर बात करते हैं। जी सर, ये सवाल लेते हैं राजू जी का। GMR इंफ्रा पर सवाल है, 400 शेयर्स हैं इनके पास, 96 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है, तो ये पूछ रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए हाल फिलहाल में GMR के ऊपर जिस तरीके से हमने न्यूज देखी है, उसका इम्पैक्ट है, तो छोटा सा करेक्शन जरूर बनता है, वो बनता है 92 तक। 92 आता है तो एवरेज कर लीजिएगा, और वापस 98, अभी जैसे कल ट्रेड हो रहा था, अगर वापस 98 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए। जब भी कंट्रोवर्सी में कोई फंसता है तो मेरा नाम होता है, मैं पहले ये कोशिश करता हूं कि नमस्ते कर लूं, क्योंकि मुझे उसकी कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। बेटर है कि मैं उन स्टॉक्स की तरफ जाऊं जिनमें कंट्रोवर्सी ना हो। जब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, स्टॉक में दम आ जाएगा, फिर पकड़ लेंगे। रवि सर, आपके साथ टाइम ऐसे बीतता है तो पता ही नहीं चलता कि 1:30 कहाँ से बज गया। और सर सवालों की लिस्ट अभी बहुत लंबी है हमारे एक पास। सवाल ले लेती हूँ लास्ट। आई नो यू आर बिजी और आज काफी वॉलेटाइल डे है। पंकज महांता का सवाल है, और ये आपको प्यार भेज रहे हैं आसाम से। सर, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 383, और हिंदुस्तान जिंक के शेयर है एट द रेट ऑफ 690 रुपीज। सर, अभी क्या करूं, प्लीज सजेस्ट। बिल्कुल पकड़ के ही रखिए, क्योंकि दोनों ही स्टॉक आपने इतने बढ़िया पकड़े हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें आगे का दमखम बहुत जबरदस्त है। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 312-310 के आसपास आता है तो दोबारा खरीद सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 380 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वो भी उसी तरीके से है जिस हिसाब से अपना हिंदुस्तान बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इन दोनों मेटल के शेयरों पे कुछ मत सोचिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के SIP करते रहिए। हर महीने SIP की डेट फिक्स करिए और SIP करते रहिए। अगले 6 महीने में ये स्टॉक्स यहाँ से कम 16 से 17% बढ़ते हुए नजर आएंगे। रवि सर, ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें नंबरिंग नहीं दी होती, अगर नंबर होते तो मैं आपको बता देती कि कितने स्टॉक, कितने क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। आई मीन द लिस्ट इज लॉन्ग। और अगला आधा घंटा हो सकता है सर। बट आई नो आई वैल्यू योर टाइम, और मार्केट्स अभी खुले हैं तो आपका भी यू नो वी कांट टेक मच ऑफ योर टाइम। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमको, हमारे दर्शकों को राय देने के लिए उनके शेयर के क्वेरीज पे। थैंक यू सो मच।
मैम बस एक रिक्वेस्ट आपसे मैं लाइव करता हूं, जो मुझे आपके लिए सजेशंस लोगों ने भेजे हुए हैं, उनका सबका ये कहना है कि अगर एक दिन आप लोग फिक्स होते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, कम से कम आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जी आप प्लीज बिल्कुल कोशिश करें इस चीज को फॉलो करने की, जिससे बिल्कुल कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट सर, कर पाए। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू सर। आप हमें टाइम दीजिए, विच एवर डे सूट्स यू वी कैन फिक्स इट फॉर यू सर। जी धन्यवाद। चलिए अब प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सर को इजाज़त देते हैं बिकॉज मार्केट्स अभी खुले हैं और उनको ही इज़ अ बिजी मैन। तो प्रोग्राम को समाप्त तो कर लेते हैं, लेकिन आपको याद दिला दी कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो जिनको अभी जवाब नहीं दे पाए हम, लेकिन उनको हम अगले कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि रवि जी ने कहा, उनको एक डे फिक्स चाहिए सो दैट आपको खोजना ना पड़े। सो हम उनके साथ ये प्रोग्राम जो है एक दिन का फिक्स कर लेंगे। क्यों मोहिनी, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, क्योंकि मोहिनी जो है वो प्रोड्यूसर है जागरण बिजनेस की, तो मुझे उससे पूछना बहुत ज़रूरी है कि वोट इसको अप्रूव करती है या नहीं। तो अब इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।